नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से कल बंगलुरु से खबरें थी कि वहां पर एक दंगा भड़कने के बाद में 200 से 1000 लोगों के बीच की जो भीड़ थी उसने तमाम वाहनों में आग लगा दी। उसके अलावा स्थानीय विधायक जो कि दलित समुदाय से आते थे उनके घर में आग लगा दी और उसके साथ साथ वहां खड़े हुए वाहनों में तोड़फोड़ की, पुलिस थाने में आग लगाई गई और इस पूरी आगजनी में कई दर्जनों जो वाहन थे उनको जला दिया गया। साथ ही साथ विधायक के घर पर तोड़फोड़ की गई और इसके दौरान जब पुलिस ने कार्रवाई की तो कार्रवाई से पहले करीब 100 पुलिस वालों को घायल कर दिया गया। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई। ये जो पूरा मामला है ये भड़का क्यों और वजह क्या थी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से मजहबी कट्टरपंथियों की भीड़ ने उपद्रव मचाया, दंगा किया और ये दिखाने की कोशिश की कि चाहे बंगलौर जैसा हाई टेक और टेक्नोलॉजी वाला या आईटी का हब कहा जाने वाला शहर ही क्यों ना हो, मजहबी कट्टरपंथी कहीं भी दंगा कर सकते हैं, कहीं भी वो पुलिस को निशाना बना सकते हैं। चाहे दिल्ली हो या बंगलौर, हर जगह उनका जो एक काम करने का तरीका है वो एक जैसा है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक केटी रवि ने भी कहा है कि ये जिस तरीके से हुआ है ये दिल्ली की पुनरावृत्ति है और इसमें एसडीपीआई की भूमिका बहुत ज़्यादा संदेहास्पद है। दरअसल जो पुलकेशी नगर के जो विधायक थे कांग्रेस पार्टी के अखंडा श्रीनिवास मूर्ति, उनके भतीजे नवीन ने एक पोस्ट की थी और इसके बारे में कहा जा रहा है कि मजहबी लोगों के पैगंबर के खिलाफ ये पोस्ट थी और उसी से मजहबी कट्टरपंथियों की भीड़ भड़क गई। लेकिन ये जो भीड़ भड़की वो सब 1 से 2 घंटे के भीतर हुआ और इसी से ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये सोची समझी राजनीति के तहत था, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल भी उठा रही है कि 2 घंटे के अंदर किस तरीके से ऐसे उपद्रव मचाने वाले, दंगा करने वाले 1000 लोगों की भीड़ जुट जाती है। ये जांच का विषय है और पुलिस इस एंगल से भी अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि विधायक अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पहले अखंडा श्रीनिवास मूर्ति ने भी एक वीडियो जारी किया था और उसमें ये कहा था कि किसी भी तरीके की जो ये इस तरीके की भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं चाहता हूं कि पुलिस मेरे भांजे को गिरफ्तार करे। बाद में उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन जो उपद्रवी थे, दंगाई थे, उन्होंने बेहद ज़्यादा हंगामा मचाया, तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, तमाम वो हथकंडे अपनाए जो 1400 साल पहले से अब तक अपनाए जाते रहे दंगों के लिए। इन सारे चीज़ों के बीच में ये सवाल उठता है, जिस तरीके से दलित विधायक के घर को निशाना बनाया गया तो क्या जो दलित और मुस्लिम का एक गठजोड़ की बात की जा रही थी, भीम मीम की बात की जा रही थी, उसका क्या हुआ। लेकिन इसी के बीच एक और बड़ी ज़्यादा विवादास्पद कहिए या फिर सोची समझी रणनीति के तहत एक वीडियो फुटेज भी सामने आई जिसमें जब आगजनी हो रही है तो उन्हीं दंगाइयों के बीच में से जालीदार टोपी लगाए हुए कुछ लोगों की भीड़ एक ह्यूमन चेन बनाती है और एक मंदिर को सामने खड़ी हो जाती है और उस भीड़ में ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि आगजनी तो की गई लेकिन उन्होंने मंदिर को बचा लिया। और इसी वीडियो को ट्वीट किया राजदीप सरदेसाई ने और राजदीप सरदेसाई ने इन लोगों की पीठ थपथपाई और ये कहा कि देखिए दंगा हुआ लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कम्युनल हार्मनी को बनाते हुए मंदिर को बचाने का प्रयास किया, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन राजदीप ये भूल गया कि जो लोग ये ह्यूमन चेन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं वास्तव में आगजनी और दंगे के लिए वही जिम्मेदार हैं और ये उस भीड़ का हिस्सा है जिसने कल बंगलुरु को आग के हवाले कर दिया। चाहे केजी हल्ली हो या दूसरे जो इलाके हैं उन सभी इलाकों में जो कुछ हुआ है वो इसी भीड़ की वजह से हुआ है। पुलकेशी नगर हो, डीजे हल्ली हो या केजी हल्ली हो और पुलिस थाना हो, इन सभी पर जो आतंक मचाने वाले यही जालीदार टोपी वाले मजहबी कट्टरपंथी थे और उन्हीं में से कुछ ने ये सब ड्रामा किया। और जिस तरीके से ये ह्यूमन चेन बनाते हुए भी किसी के हाथ में छुरा दिखाई दे रहा है, किसी के हाथ में डंडा दिखाई दे रहा है, तो उससे पता चलता है कि ये सब सोची समझी रणनीति के तहत अपने बचाव के लिए किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो गठजोड़ था और जो भीम मीम वाला नारा दिया जा रहा था उसकी हवा निकल गई है, क्योंकि जिस तरीके से मीम वालों ने भीम वालों के ऊपर आक्रमण किया है, आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, दुकानें, घर सब कुछ जला दिए गए, वाहन जला दिए गए, थाने में पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया और 100 से ज़्यादा पुलिस वालों को घायल कर दिया गया। उसके बाद में एस येदियुरप्पा जो कि मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके की हिंसा करने वाले, कानून को अपने हाथों में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक खबर यह है कि 110 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है जो दंगाई हैं, जो सीधे तौर पर कट्टरपंथी थे,
ठीक है, आपके खिलाफ किसी ने पोस्ट की तो जैसा कि अब तक होता है, आप पुलिस थाने में जा सकते थे, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से ये सोची समझी रणनीति के तहत दंगा किया गया, वो अपने आप में सवाल उठाता है कि कहीं ना कहीं ये पोस्ट से लेकर, जैसा कि नवीन जो कि अखंडा श्रीनिवास मूर्ति का भांजा है और जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसी ने ये पोस्ट की थी, उसका ये कहना है कि उसका अकाउंट हैक हुआ था और उसके बाद में उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया। तो क्या ऐसा हो सकता है, अगर उसकी बात मानी जाए या न भी मानी जाए, अगर उसने पोस्ट किया तो उसके बाद किसी भी तरीके से ये इस दंगे को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और जैसा राजदीप सरदेसाई ने उन लोगों की पीठ थपथपा कर किया है, कहीं ना कहीं ये दोगलेपंथी है और इस दोगलेपंथी पर सवाल उठते ही रहने चाहिए। दूसरी तरफ दिनेश गुंडूराव जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस तरीके से किसी को भी किसी की भावनाएं भड़काने का अधिकार नहीं है और अगर भावनाएं भड़कती हैं तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और अगर समय से कार्रवाई की जाती तो शायद बंगलौर नहीं जलता। लेकिन दिनेश गुंडूराव ये भूल गए हैं कि जो कार्रवाई पुलिस ने की वो उसी त्वरितता के साथ थी जितनी हो सकती थी, क्योंकि शाम को पोस्ट लिखी जाती है और 2 घंटे के भीतर भीड़ जुट जाती है, आगजनी की जाती है, मारपीट की जाती है, पत्थरबाजी की जाती है और इसके बीच में से ज़्यादा अगर आप ये कहें कि पुलिस कार्रवाई कर लेती तो पुलिस को क्या पता था, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं के ऊपर तमाम कटाक्ष होते रहे, उनके ऊपर जोक बनाए जाते रहे, उनको गालियां दी जाती रही और पुलिस ने कार्रवाई की, उसमें कई दिन लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला कि जिस व्यक्ति ने ऐसी पोस्ट या किसी इस तरीके का कोई हरकत की हो, हाँ उसको जरूर 2-4 लोगों ने मिलकर पीट दिया हो, लेकिन पूरे के पूरे समाज को, पूरे पुलिस थाने को या इस तरीके से सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाए जाने की कई खबरें नहीं थी। इसीलिए पुलिस इसमें जो कार्रवाई कर रही थी वो अपनी एक गति से कर रही थी और जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ये दंगा हुआ है, वो एक सोची समझी रणनीति और सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, जिस पर अब पुलिस जांच कर रही है। पूरे मामले में जो सेकुलर मीडिया है, राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं, वो इसको तूल देते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मजहब विशेष के ऊपर टिप्पणी की गई थी जिसका बदला लेने के लिए लोगों ने गुस्सा दिखाया, लेकिन ये गुस्सा नहीं था, ये सोची समझी रणनीति थी, सोची समझी साजिश थी, षड्यंत्र था जिसके तहत पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, 100 से ज़्यादा पुलिस वालों को घायल किया गया, पुलिस और प्राइवेट लोगों के जो वाहन वहाँ खड़े थे उन सभी को आग लगा दी गई और आग लगाने के लिए जिस तरीके से इन लोगों ने पेट्रोल या दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा वो भी ये पहले से लेकर आए थे। इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी वजह ढूंढ रहे थे और वजह जब उन्हें मिल गई तो उसके आधार पर उन्होंने बड़ा दंगा करने का अपना जो पुरानी मंशा थी, अपना जो योजना थी, उसको अंजाम दे दिया। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर यही सब हुआ था, वहाँ भी दंगा भड़काने के लिए एक व्यक्ति का नाम उठाया गया, उसके नाम से अफवाहें फैलाई गई और इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर अब ये सवाल उठ रहा है कि अब कहीं ना कहीं फिर से एक और कपिल मिश्रा ढूंढा जा रहा है और यहाँ पर नवीन की जो पोस्ट है इसको लेकर भी सवाल है जो उसने पोस्ट की। हालांकि ये पता नहीं चल पा रहा है कि उस पोस्ट में वास्तव में लिखा क्या था, क्योंकि ये पोस्ट डिलीट हो चुकी है, लेकिन जो भी लिखा था उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई बनती थी, उसके ऊपर जो धाराएं हैं, चाहे आईपीसी हो या संविधान के तहत जो प्रावधान है उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से मजहबी कट्टरपंथियों ने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और उसमें एक जमीर अहमद नाम के विधायक ने भी जिस तरीके से लोगों के साथ जाकर पुलिस थाने पर प्रदर्शन कराया, उससे ऐसा पता चलता है कि इसमें वो लोग भी शामिल थे जो स्थानीय तौर पर राजनीति करते हैं। वैसे अगर अखंडा के श्रीनिवास मूर्ति की बात की जाए तो ये पहले जेडीएस के सहायक हुआ करते थे और जेडीएस को छोड़कर राज्यसभा चुनावों से पहले इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और उसमें जमीर अहमद भी इनके साथ हुआ करते थे। ये 6 विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और बाद में ये कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पुलकेशी नगर की इस सुरक्षित सीट से विधायक बनकर दोबारा से विधानसभा में पहुंचे। तो अब ये सवाल उन लोगों के लिए भी है जो ये मानकर चलते हैं कि एमवाई फैक्टर काम करता है, दलित मुस्लिम की दोस्ती है, लेकिन जहां भी मजहबी तौर पर अगर किसी मुद्दे की बात आती है, इस तरीके की बातें आती है, तो मजहबी लोग किस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, वो ये बंगलौर की घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है। इस तरीके की घटनाएं अन्य राज्यों से पहले आ चुकी हैं कि किस तरीके से दलितों के खिलाफ ये मॉब लिंचिंग करने में कभी भी मजहबी कट्टरपंथी पीछे नहीं रहते हैं। और यहाँ जिस तरीके का नाटक मंदिर को बचाने के नाम पर किया गया, ये उन्हें पता था कि मंदिर के साथ अगर कुछ करेंगे तो आसपास की भीड़ भी आ जाएगी और फिर बाद में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। और जबकि पुलिस ने भी धारा 144 लगा रखी थी,
और उस स्थिति में पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार थी, इसलिए भी ये लोग अपने बचाव के लिए इस तरीके का नाटक करते हुए नजर आए। पुलिस की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो 9 बजे भीड़ इकट्ठा होती है और 1-2 घंटे के भीतर जिस तरीके से 500 से 1000 लोगों की भीड़ जुटा ली जाती है, उसके पीछे भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग काम कर रहे थे। और 10 बजे ये भीड़ पूरी तरीके से विधायक के घर को तोड़ फोड़ करती है, उसमें आगजनी कर देती है। वहाँ जो वाहन खड़े हुए रहते हैं उनको आग के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद थाने पर हमला किया जाता है और 12 बजे पुलिस फिर फायरिंग का आदेश देती है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है। और 2 बजे तक पुलिस ने सारी स्थितियों को काबू में कर लिया। इसके बाद 3 बजे पूरे शहर में धारा 144 लगा दी जाती है, खासकर उन इलाकों में जहां ये दंगे हुए हैं। उसके बावजूद दिनेश गुंडू जैसे कांग्रेसी नेता पुलिस पर इस पूरी कार्रवाई के लिए आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने समय से कार्रवाई नहीं की, जबकि ये सब कुछ फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से हुआ था। फेसबुक पर कोई व्यक्ति पोस्ट डालता है, उसकी सूचना जब तक पुलिस को आप शिकायत नहीं करेंगे तब तक नहीं जाती है, क्योंकि पुलिस हर एक व्यक्ति की फेसबुक को चेक नहीं करती है। और फेसबुक पर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों यूजर हैं, कौन क्या लिख रहा है, इसी वजह से हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर तमाम ऐसी पोस्ट आती रहती है, तमाम ऐसे चित्र आते रहते हैं, मीम आते रहते हैं। उनके खिलाफ जब शिकायत होती है, पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं पूरे देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलती जो मजहबी कट्टरपंथियों द्वारा देखने को मिलती है। कमलेश तिवारी के साथ भी यही हुआ था, उसने भी एक ऐसी पोस्ट की थी और उसके बाद जिस तरीके से उसको निशाना बनाया गया, जगह जगह दंगे फसाद हुए और बाद में कमलेश तिवारी को मौत के घाट भी उतार दिया गया। तो ये इस देश में दिखाता है कि जो आरोप हिंदुओं पर लगाया जाता है कि वो इंटॉलरेंट हैं, हिंदू दुनिया की सबसे ज्यादा टॉलरेंट कौम है और ये सब कुछ सह जाती है, अपने आराध्य के खिलाफ की गई टिप्पणियों को भी सह जाती है और कानून का सम्मान करती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो आज से 1400 साल पुरानी कुछ परंपराओं को निभा रहे हैं और वो बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं और इस तरीके से आहत होते हैं कि पूरे समाज को वो आग के हवाले कर देते हैं, दंगों में झोंक देते हैं। जैसा दिल्ली में देखने को मिला था, वही कुछ बंगलुरु में भी देखने को मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।